तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक क्या है? भारत भारती। यह भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का एक प्रमुख संग्रह है जो 1912 में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की जो ख्याति मिली, उस ख्याति में इस संग्रह की बड़ी भूमिका थी। कारण क्या था कि संग्रह की जो कविता है भारत भारती, उसमें मूल रूप से भारत के अतीत का गुणगान किया गया था कि कैसा हमारा देश था, कैसे हम विश्वगुरु थे, किस तरह की विशेषताएं थी हमारी, और अब वर्तमान में हम किस तरह से अवनति की ओर चले गए हैं, यानी कि राह भटक गए हैं, ह्रास हो गया है हमारा किस तरह से, और आने वाले भविष्य के प्रति भी चिंता उन्होंने जाहिर की। यानी कि एक तरह से कहें तो भारत भारती में 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, जिसमें अतीत की महानता के रूप खींचे हैं, वर्तमान की जो स्थिति है, जो अवनति है, जो दोष है, उसका चित्रण किया है, और भविष्य की जो चिंताएं हैं उससे आगाह किया है, उसके प्रति सचेत भी किया है। तो राष्ट्रीय भावना से, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत यह कविता है, जिस कविता में उन्होंने एक तरह से युवाओं को और राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया है, राष्ट्र की महिमा का बखान करते हुए। ठीक है, पहले हम लोग कविता का एक एक अंतरा में गाऊंगा, ठीक है, और फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, वो हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। बहुत अच्छे। पहली ही पंक्ति में जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में जो बात मैंने भूमिका में की कविता की, वो स्थिति स्पष्ट है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। कवि यह कहना चाहता है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था, हमारा अतीत कितना महान था, हमारी परंपराएं, हमारी विरासतें कितनी समृद्ध हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हमने उन विरासतों को, उन परंपराओं को, उन समृद्धि को कहीं न कहीं खो दिया है। अब हम वे नहीं रहे जो हम हुआ करते थे। ठीक है, भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन हुआ करता था, पूरी दुनिया इसे एक विश्व गुरु की तरह देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संततियों ने उस परंपरा को, उस स्थिति का निर्वाह नहीं किया और धीरे धीरे उनका ह्रास हुआ। इसी की तरफ संकेत किया और कहा और क्या होंगे अभी, कि अगर यही स्थिति रही, हम चेते नहीं, अगर हमने सुधार नहीं किया, हमने अपनी पुरानी परंपराओं को पकड़ा नहीं और उसको आत्मसात करके, उसके जो मूल स्वर थे उसको आत्मसात करके अगर हम आगे नहीं बढ़े, तो हमारी यह स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसलिए देश के सभी युवाओं को, देश के हर एक नागरिक का कवि आह्वान कर रहा है कि आओ और मिलकर विचार करो इस स्थिति पर कि हम अपनी पुरानी परंपरा को, उस विश्व गुरु का जो गौरव है, उसे हम कैसे वापस ला सकते हैं, कैसे हम हिंदुस्तान को फिर से प्रगति की राह पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कहा यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। कहा कि देश के हर एक नागरिक को संबोधित करते हुए कह रहा है युवाओं को कि ठीक है, हमें अभी भी पूरी तरह से अपना इतिहास प्राप्त नहीं है, अभी भी हमें अपने इतिहास के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। इतिहास बेशक हमें ठीक से नहीं मालूम है, इतिहास की पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। लेकिन हमारी जो परंपराएं थी, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी महान विरासतें थी, इसके बारे में तो हमें कहीं ना कहीं ज्ञान निश्चित रूप से है। ठीक है ना, ये ज्ञान हमारा अधूरा नहीं है। इतिहास रूपी ज्ञान बेशक हमारा अधूरा है, लेकिन हमारी परंपराएं कितनी महान थी, यह देश कितना महान था,
यह राष्ट्र कितना विकसित था, किस तरह से यह पूरी दुनिया का सिरमौर हुआ करता था, इसके बारे में हमें जानकारी है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। चलिए गाइए। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। अब अगले अंतरा में सवाल भी करते हैं और जवाब भी कर देते हैं। कहा भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल का, यानी कि भूलोक यानी कि संपूर्ण पृथ्वी, इस धरती का गौरव क्या है। ठीक है, इस धरती का सम्मान क्या है। गौरव मतलब सम्मान। ठीक है, इस धरती के गौरव को अगर आप ढूंढे तो कहां है, इस धरती का गौरव कहां है, इस धरती का सम्मान कहां है, और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां है, यानी कि वहां प्रकृति अपने पूर्ण उत्कर्ष के साथ लीला करती है, वह पुण्य स्थल कहां है। इतनी सुंदर प्रकृति, इतना खूबसूरत दृश्य, जहां प्रकृति अपने आप को संपूर्ण उत्कर्ष के साथ प्रकट करती है, वह जगह कहां, यानी कि प्रकृति जहां लीला करती है, स्वयं प्रकृति जहां लीला करती है, वो जगह कौन है, वो स्थान कहां है। उत्तर दिया फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, वह पुण्य लीला स्थल और पूरे भूलोक का गौरव वह स्थान है जहां गिरि हिमालय फैला हुआ है और जहां गंगा जल है, यानी कि वह देश कौन सा है, भारत है, जहां विशाल हिमालय मां भारती के मुकुट की तरह शोभायमान है, और जहां मां गंगा जीवन दायिनी मां के स्वरूप प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक देशवासी का ध्यान रखती है, उन्हें प्यार करती है, उन्हें अन्न और जल से पूर्ण करती है। वह देश कौन सा है, आगे कहा संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। प्रश्न किया कि पूरी दुनिया में, सभी देशों में सबसे अधिक समृद्ध देश कौन है या कौन हुआ करता था। उत्तर दिया उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यह कोई और देश नहीं है, संपूर्ण देशों में, पूरी दुनिया में जिसका सबसे अधिक उत्कर्ष हुआ करता था, जो सबसे अधिक समृद्ध, सबसे महान देश हुआ करता था, वह देश कोई और नहीं, ऋषियों की भूमि। और ऋषियों की भूमि कौन, भारतवर्ष। वह भारतवर्ष हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कहा, गाइए। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कहा हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। पुनः उत्तर दिया। वृद्ध क्यों कहा, क्योंकि यह देश पुराना है, इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। कहा भी गया कि यूनान अरब रूमा मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह वह देश है जिसकी संस्कृति आज भी पूरी दुनिया को अमरत्व का, प्रेम का, मानवता का संदेश दे रही है। दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई, फली फूली, लेकिन देखते ही देखते झड़ गई, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति आज भी संपूर्ण विश्व को मानवता का, अमरत्व का, प्रेम का संदेश दे रही है। इसलिए कहा हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। अनुभवी भारतवर्ष, पुराना भारतवर्ष, और यही दुनिया का सिरमौर है, यानी कि मुकुट, दुनिया का मुकुट है। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी है, और आज भी कहा कि ऐसा पुराना देश, इस तरह की विविधताओं की संस्कृति, जहां विविधता में एकता है, ठीक है, जहां अनेक तरह के धर्म, संप्रदाय, अनेक तरह के लोग एक साथ रहते हैं, और फिर भी कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ठीक है,
वह भाईचारा, वह प्रेम, वह विश्व बंधुत्व, हम उस वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा से आते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और वह पराया है, ऐसी भावना छोटे लोग रखते हैं। हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व ही अपना परिवार है, पूरे विश्व के लोग अपने हैं। तो इस तरह की भावना से अनुप्राणित देश, इतना पुराना देश कोई और नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारत वर्ष ही है। ठीक है, आगे कहा भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने भी, जिसने सृष्टि को रचा है, उस विधाता ने भी संसार की सारी संपदाओं का खजाना अगर किसी देश को दिया तो वो हिंदुस्तान को दिया। इसलिए हम सोने की चिड़िया कहलाए। ठीक है, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे, धन धान्य अनाज, इतने सारे मौसम, इतनी सारी विविधताएं, इतने सारे खूबसूरत, कभी पहाड़ देखिए, कहीं पठार देखिए, कहीं रेगिस्तान देखिए, कहीं समुद्र देखिए। यानी कि धरती के जितने भी विस्तार हो सकते हैं, प्रकृति के जितने भी रूप हो सकते हैं सुंदर सुंदर, वो सब इस देश में क्या हैं, विद्यमान हैं। ऐसा लगता है कि सृष्टि ने, इस अस्तित्व ने, परमात्मा ने सारी धन संपदाएं, सारा सुख ऐश्वर्य अगर किसी भूमि को, किसी देश को दिया तो वह देश कोई और नहीं, वह देश भारत। ठीक है, आगे कहा विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। और संसार, पूरी दुनिया में जो मानव विस्तृत हुए, तो ऐसा माना जाता है आदि जो पुरुष और स्त्री थे, जिनसे इस सृष्टि का विस्तार हुआ, उनको भी परमात्मा ने सबसे पहले इसी देश पर भेजा, इसी हिंदुस्तान में भेजा, और यहीं से पूरी दुनिया में धीरे धीरे मानवों का विस्तार शुरू हुआ। आई बात समझ में? तो इतनी महान है यह भूमि, इतना विराट है यह देश, जहां स्वयं परमात्मा राम, कृष्ण, परमहंस, बुद्ध, ऐसे ऐसे परमात्मा स्वयं मानव स्वरूप में जन्म लिया और घुटनों के बल इस मिट्टी पे चलते रहे हैं, लालायित रहे हैं। स्वयं परमात्मा भी इस धरती पे अवतार ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तभी तो हम गाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। और यह है यह हिंदुस्तान, और यह है हिंदुस्तान की महिमा। आगे पढ़े। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यह पुण्य भूमि है। ठीक है, ऋषियों की भूमि है, यज्ञ की भूमि है, देव भूमि है, और प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, अपनी इस महिमा के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में कि स्वयं यहाँ परमात्मा बार बार अलग अलग रूपों में अवतार लेते रहे हैं। और इसके निवासियों को क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। और ये जो आर्य, ये जो हिंदुस्तानी हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को विद्या कला और कौशल्य का पाठ पढ़ाया, पूरी दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया, आध्यात्म का ज्ञान दिया, जीवन को एक नई दिशा दी। कहा भी गया है मनुस्मृति में कि एतद्देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्याम सर्वमानव। कि यही वह देश है जहां के जन्मे लोगों ने संपूर्ण विश्व के नागरिकों को, ठीक है, जीवन का पाठ पढ़ाया, रास्ता दिखाया। आई बात समझ में? भारत, ठीक है, प्रकाश फैलाने वाला, जिसके नाम का ही अर्थ है जो प्रकाश फैलाता हो। तो पूरी दुनिया में ज्ञान कला की रोशनी फैलाने वाला यह देश हमारा अपना हिंदुस्तान था। इसलिए हम विश्व गुरु कहलाए, इसलिए पूरी दुनिया ने हमें अपना गुरु माना। स्वामी विवेकानंद का वह विश्व धर्म सम्मेलन का दिया गया भाषण आप सबको याद होगा, जिसमें उन्होंने कैसे यह प्रतिपादित किया कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की शिक्षा वाकई, यहाँ का योग, यहाँ का आध्यात्म किस तरह से पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का पुंज है। आगे कहा, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। हम
यह सच है कि हम अपने पूर्वजों के दिखाए जो रास्ते थे उस पे हम पूरी तरह से चल पाने में कहीं ना कहीं पथ से विचलित हुए, वह रास्ता नहीं चुन सके, उस ऊंचाई को और आगे लेकर के नहीं जा सके। यह एक प्रसंग है जिसको जो चिंतनीय है, जिसके बारे में शुरू में भी वो कह रहे हैं कि इस पे हमें मिलकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन उनकी उच्चता के आज भी चिन्ह खड़े हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो महापुरुष थे, जिन्होंने हमें ही नहीं पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, महात्मा गांधी, अंबेडकर, विवेकानंद, ऐसे अनगिनत नाम हैं, उनकी उच्चता, उनकी श्रेष्ठता के चिन्ह आज भी हमारे सामने खड़े हैं, जहां से हम प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। ठीक है। शुभ शांति में शोभा जहां भव बंधनों को खोलती, हिल मिल मृगों से खेल करती, सिंह नीति डोलती, स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। बहुत सुंदर कहा। शुभ तथा शांति प्रदान करने वाली जो शोभा है इस देश की, उसने जीवों को सांसारिक, वह जीवों के सांसारिक बंधनों को खोल देती है। अर्थात भारत की जो आध्यात्मिक शिक्षा है, ध्यान की जो शिक्षा है, योग और प्रेम की जो शिक्षा है, उस शिक्षा ने मनुष्य को यह जगाया, मनुष्य को यह चेताया कि कैसे संसार एक भवबंधन है और उस संसार का आनंद भी लेना है, और उस आनंद को लेते हुए अपने जीवन के सही उद्देश्य को भी जानना है, समझना है। वह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह ध्यान का केंद्र, वो सारी चीजें इस देश की संस्कृति में, इस देश की शिक्षा में विराजमान रही हैं। हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंह नीति डोलती, और ऐसा अद्भुत नजारा कि शेरनी भी, ठीक है, मृग यानी कि हिरण के साथ खेल रही है। वह शेरनी जिसका शिकार है हिरण, ठीक है, लेकिन ऐसा अद्भुत देश जहां सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशुओं के बीच में भी इतना प्यार, इतनी समानता है। तात्पर्य यह है कि हमारी परंपरा ऐसी रही है कि यहाँ हम किसी कमजोर को कमजोर नहीं समझते हैं, हम सबको प्यार देते हैं, हम सबको सम्मान देते हैं। ठीक है। तो यह भाव कहीं अगर दिखाई पड़ता है, यह प्रेरणा का पुंज अगर कहीं दिखाई पड़ता है, तो वह देश कोई और नहीं, वह देश हिंदुस्तान है, जहां मनुष्य मनुष्य में ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, अपितु पशु पक्षियों में भी इतना प्रेम है, इतने गहरे संबंध हैं। यह देश कोई और नहीं, यह देश हिंदुस्तान है। आगे कहा, स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहां, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। यह ऋषियों की भूमि है, यह यज्ञ भूमि है। ठीक है। और अलौकिक भावों से भरे हुए, यानी कि अलौकिक भाव यानी कि संपूर्ण विश्व और मानवता के कल्याण की भावना लिए हुए जो हमारे ऋषि थे, वो होम करते थे, वो यज्ञ करते थे, और हम उन्हीं की संतति हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। वे हमारे पूर्वज थे। कितनी महान हमारी विरासत थी, कितनी महान हमारी परंपरा थी, कितने महान हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमें जो प्रेरणा दी, जो रास्ता दिखाया, और इस भारत को संपूर्ण विश्व के पटल पे एक जो स्थान दिया, महानता का जो सिंहासन दिया, विश्व गुरु का जो पद दिलाया, वह हम सब के लिए प्रेरणा का पुंज है, हम सब के लिए एक आदर्श है। इसलिए हम सबको यह विचार करना चाहिए कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम सब युवाओं को, हम सब देशवासियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी उस भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा और भारतीय जीवन मूल्यों को आत्मसात करके एक बार फिर से इस हिंदुस्तान को ऊंचाई पर लेकर के जाना होगा। इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना होगा। यही कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है, और यही इस कविता का ध्येय है। भारत का अतीत, भारत का वर्तमान और भारत के भविष्य की सारी चिंताएं इस कविता में विराजमान है। ठीक है बच्चों? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। जहाँ तक कविता की शिल्प का पक्ष है, भाषा का प्रश्न है, तो तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है।
और प्रसाद गुण विद्यमान है, यानी कि कविता पढ़ने के साथ साथ ही कविता का अर्थ भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, इस कविता में अनुप्रास एवं रूपक दोनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है और संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है कि जैसे कि वह देश के युवाओं को और देश के नागरिकों को कवि संबोधित कर रहा है। ठीक है बच्चों।